नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में कुछ यूनिक सा होने वाला है। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। अगर इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार देख लेते हैं तो मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपका बायोलॉजी के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सबको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर सीबीटी यानी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है और आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, और उन दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर साइंस का वेटेज है वो 1/3 रहेगा। यानी कि जो बच्चा साइंस में अच्छा कर लेगा उसका सिलेक्शन श्योर है, और जो साइंस में पीछे रह गया उसका सिलेक्शन वो सिलेक्शन से भी उतनी ही दूरी बना लेगा। तो आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी एक यूनिवर्सल बुक है, सब जानते हैं इसको। उसका नाम है आपका लुसेंट। लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि एक इंडिया की यूनिवर्सल बुक है और जिसका जीके आप कोई से भी एग्जाम में देख लें, सब में आपको उसी किताब से जीके मिलेगा, उसी किताब की आपकी साइंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में बायो का जो अर्थ होता है वो आपका होता है जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। और लॉजस का अर्थ होता है यहाँ से स्टडी यानी अध्ययन से होता है। इसका मतलब कि जीवन का अध्ययन ही आपकी क्या कहलाती है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास में कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो प्रयोग किया था लेमार्क ने, और लेमार्क है वो आपका कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का आपका निवासी था। याद रखेंगे, लेमार्क आपका फ्रांस का निवासी था, और दूसरा था ट्रेविरेनस जो कि आपका जर्मनी का निवासी था। ठीक है, और कब किया था? 1801 ईस्वी में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखेंगे कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीकल्चर की। किसकी बात करेंगे? एपीकल्चर की बात करेंगे। एपीकल्चर को हम यहाँ से कहेंगे मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर यानी कि क्या होती है? मधुमक्खी पालन होती है। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से आप कहेंगे रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर कहेंगे। पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पिसीकल्चर कहेंगे। माइकोलॉजी ये आपका होता है यहाँ से कवकों का अध्ययन। किसका होता है? कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी यानी कि पुष्पों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। पोमोलॉजी यानी कि जो फलों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी यानी वो आपका हो जाएगा यहाँ से क्या? पक्षियों का अध्ययन। किसका हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। इक्थियोलॉजी ये आपको हो जाएगा मछलियों का अध्ययन। ठीक है, एंटीमोलॉजी एंटोमोलॉजी जो आपका हो जाएगा कीटों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोलॉजी ये आपका हो जाएगा वृक्षों और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी ये आपको होता है सर्फों का जो अध्ययन होता है, स्नेक्स। ठीक है, जिनकी स्टडी होती है उन्हें हम बोलते हैं ओफियोलॉजी। सोरोलॉजी होती है वो आपकी होती है छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है, और सिल्वीकल्चर होता है वो आपका होता है काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन होता है उसे हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो याद रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पुट अप जरूर होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ से देखेंगे कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसका काल माना जाता है 384 से 322 बीसी यानी ईसा पूर्व के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु का जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। ठीक है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी है वो आपका कौन कहलाएगा? अरस्तु कहलाएगा। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान का जो जनक है वो भी आपका कौन है? अरस्तु ही है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही आपकी कौन है? अरस्तु है। अगला देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ से कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया। तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका जंतु समूह यानी जंतु जगत, और दूसरा था आपका वनस्पति जगत। लीनियस ने अपनी पुस्तक थी कौन सी? सिस्टेमा नेचुरल। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरिया में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों यानी कि एक तो था किंगडम यानी कि पादप जगत, और दूसरा था प्लांट किंगडम यानी कि जंतु जगत। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत में विभाजित किया है। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उससे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है,
फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। ठीक है, अब चलते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है। तो परंपरागत द्विजगत जो वर्गीकरण आपका है यहाँ से, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित किया गया था और ये 5 जगत प्रणाली ने ले लिया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका हो जाएगा मोनेरा 1 नंबर, दूसरा आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा 2 नंबर, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा आपका हो जाएगा जंतु। यानी ये 5 जगत आपको याद रखने हैं। और किसने दिया था? हिटकर ने या ह्यूरी। ठीक है, किसने दिया था? हिटकर ने। और कब दिया था? सन 1969 में। चलते हैं आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा आपका क्या है? मोनेरा इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में भाग हैं। याद रखेंगे, जो तंतुमय जीवाणु हैं वो भी इसी जगत के भाग हैं। अब बात करेंगे प्रोटिस्टा की। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच की स्थित जो कड़ी होती है यानी युग्लिना, ठीक है, युग्लिना भी इसी जगत में, कौन से में? प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में है। कौन है? पादप और जंतु जगत के बीच की जो कड़ी होती है यानी युग्लिना, वो भी किस में है? इसी जगत के अंदर मौजूद है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इत्र पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। क्या आते हैं? साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तो इसको याद रखेंगे। तीसरा जो जगत है वो आपका है पादप जगत यानी कि प्लांट। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मोश, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे भी इसी जगत के अंग हैं। यानी कि पादप जगत में सारे के सारे जितने भी पादप हैं और शैवाल हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करेंगे चौथे की। चौथा आपका है कवक यानी कि फंजाई। इस जगत में वे यूकेरियोटिक और प्रपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ये सभी इत्रपोषी होते हैं। ये जीव अथवा ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखेंगे, जो कवक होते हैं कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। एंड जो पौधे होते हैं उसकी बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। याद रखेंगे, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, जबकि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। याद रखेंगे, आने वाले क्वेश्चन है, नमक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब बात करेंगे एनिमल यानी कि जंतु जगत की। जंतु जगत के अंदर सारे आते हैं। कौन कौन से? इस जगत में वे सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजाओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजाओ भी कहते हैं। इनमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी यानी कि जो मनुष्य है, सभी जीव इसी जीव के अंग हैं। यानी कि लगभग जितने भी सबसे बड़ा अंग है, जो सबसे बड़ा अंग है पादप जो जगत का, वो आपका कौन सा है? एनिमल है। कौन सा है? एनिमल किंगडम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो आपकी कौन मानी गई है? स्पीसीज मानी गई। किसको माना गया है? स्पीसीज को माना गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई है वो आपकी किसको माना गया है? जाति को माना गया है। क्या है? जाति को माना गया है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी कि जीवों के जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है वो आपकी लीनियस ने दी थी। 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहते हैं, वर्गीकी का पिता या फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार, ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। जो पहला शब्द होता है वो आपका होता है वंश का। ठीक है, पहला शब्द किसका होता है? वंश का होता है। तथा दूसरा शब्द है वो आपका किसका होता है? जाति का होता है। पहला शब्द आपका याद रखेंगे, पहला शब्द हमेशा किसका बनेगा? वंश का। और दूसरा शब्द बनेगा जाति का। ठीक है, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा गया था या फिर जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, आप सबने पता होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस लीन। ठीक है,
है, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस प्रजाति को होमो सेपियंस के नाम से पुकारा था। तो आपको पता चल गया होगा कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो किसने दिया था और है नाम है क्या। अब चलते हैं आगे। अब बढ़ेंगे हम कोशिका विज्ञान के बारे के अंदर, है ना। तो यहाँ से लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे और इस जो वीडियो है मेरी आवाज़ को कम से कम 3 से 4 बार सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो भी मैटर है आपको लिखा हुआ है वो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य में देखेंगे कि जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो पुरकिंजन किया था। याद रखेंगे, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजन किया था सन 1839 ईस्वी में। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इसलिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। जीव द्रव्य उसे कहते हैं, जैसे मान लो ये आपका अंडा होता है, ठीक है, और इसके अंदर जब बच्चा पलता है, ठीक है, तो इस बच्चे को जितना भी भोजन चाहिए खाने के लिए वो सारा इसी द्रव्य से मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं जो जीवन का जो आधार है वो आपका जीव द्रव्य होता है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चा जो है वो विकसित नहीं होगा और उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं आगे। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग आपका है कोशिका द्रव्य, ठीक है, और दूसरा आपका है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होगा कि यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। ठीक है, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। दूसरा आपका है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये क्या होगा कि यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक द्रव्य। और कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा कि ये कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में बना रहेगा। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आपका होता है ऑक्सीजन, यानी कि लगभग 76% जो द्रव्य है वो आपका ऑक्सीजन होती है। उसके बाद में 10.5% आपका कार्बन होता है, 10% आपकी हाइड्रोजन होती है और 2.5% आपकी नाइट्रोजन होती है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग आपका क्या होता है, जल होता है। याद रखेंगे, जीव द्रव्य का जो 80% भाग है वो आपका यहाँ से क्या होगा, जल होगा। ठीक है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो आपका होता है अकार्बनिक 81 और कार्बनिक आपके होते हैं 19। याद रखेंगे कि अकार्बनिक यौगिक है वो आपके होते हैं 81 प्रकार के और 19 प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, आपके कार्बनिक होते हैं। तो यहाँ से आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम कोशिका की। तो कोशिका में सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका या फिर सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। और ये कोशिका कौन सी थी, तो ये आपकी थी मृत कोशिका। कौन सी कोशिका थी, ये आपकी मृत कोशिका थी। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, ये कौन सी आपकी माइकोप्लाज्म है। कौन सी है, जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है वो आपकी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो आपका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को हम सबसे बड़ी कोशिका कहेंगे। और कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका 1838 से 1839 ईस्वी में किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीधे कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपका किसने किया था और कब किया था। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, और कब किया था, 1838 से 1839 ईस्वी के अंदर। अब बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें। सबसे पहली बात यहाँ से देखेंगे कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो आपकी एक कोशिका से होती है। किससे होती है, एक कोशिका से उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर आपका है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या फिर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक या फिर एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं हैं मिलकर क्या करती हैं, मिलकर काम करती है। फलस्वरूप आपको यहाँ से क्या हो जाएगी कि एक जीव का निर्माण होता है। फलस्वरूप आपका क्या होता है, एक जीव का निर्माण हो जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ से आपके पास में क्या है कि कोशिका का जो निर्माण है वो आपका जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी कि क्रिएटर होता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है, केंद्रक है वो क्या होता है, मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका भी आपकी दो प्रकार की होती है, आप सबको पता होगा कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली आपकी होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इन कोशिकाओं के अंदर, इन कोशिकाओं में हिस्टोन जो प्रोटीन है वो नहीं होता है। याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन है वो आपका नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। जिसके कारण से क्रोमेटिन है वो नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, केवल जो डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अंततः केंद्रक नाम की कोई भी विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। ठीक, याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नाम का कोई भी विकसित कोशिकांग वो नहीं होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। किसमें मिलती है, एक तो आपका जीवाणु और दूसरा आपका नील हरित शैवाल है। इन दोनों में कौन सी कोशिकाएं मिलती है, इन दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती है। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नील हरित शैवालों में मिलती है और इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखनी है ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में सीधा सा पुट हो जाए। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया गया था, लेकिन इसके अंदर केंद्रक है वो आपका पाया जाएगा, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होती है, केंद्रिका भी होती है। क्या होती है, केंद्रिका भी होती है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस में बनी होती है, प्रोकैरियोटिक में। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, जबकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम, इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इसमें 80 एस प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे जो गोल्जिकाय है, इसके अंदर क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, जबकि इसके अंदर गोल्जिकाय है वो आपका उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली इसके अंदर अनुपस्थित रहती है, जबकि इसके अंदर आपकी उपस्थित रहती है। लाइसोसोम ये आपका अनुपस्थित रहता है, जबकि इसके अंदर आपका उपस्थित रहता है। डीएनए आपका इसमें क्या बताया, एकल सूत्री गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, एकल सूत्री गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि इसमें पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ से ये आपका डीएनए इसमें ऐसे पाया जाएगा, लेकिन इसमें केवल एक सिंगल ही पाया जाएगा। आगे बात करेंगे कि कोशिका जो कसाबिका है वो केवल एक तंतु होता है, जबकि इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका इसमें अनुपस्थित रहती है, जबकि इसमें उपस्थित रहती है। सेंट्रियोल इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि इसके अंदर उपस्थित होता है। श्वसन इसमें क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। किसमें होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन होता है, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। किसमें होता है, यूकैरियोटिक में। याद रखेंगे यूकैरियोटिक है और ये आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लिंग का प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें लिंग का प्रजनन है वो पाया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण इसमें थाइलेकाइड में होता है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका का विभाजन इसमें ओनली फॉर अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि इसमें अर्धसूत्री, ठीक है, या फिर समसूत्री दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपके थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के डिफरेंस। अब आगे बात करेंगे कोशिका के मुख्य भाग। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कोशिका के भित्ति की। कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो कोशिका जो भित्ति होती है वो आपकी होती है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसमें, पेप्टिडोग्लेन कैन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्ल कैन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्ल कैन का बना होता है।
दूसरी बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली की जब बात करेंगे तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं और इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। ठीक है। तीसरी बात करेंगे यहाँ से तारककाय की। तारककाय, इसकी खोज किसने की थी? बोबेरी ने की थी। किसने की थी? इसकी जो खोज है वो आपकी बोबेरी ने की थी और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय सेंट्रोसोम के अंदर एक या फिर दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के अंदर क्या करता है? ये ध्रुव का निर्माण कर देता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम अंतःपर्दवी जालिका की। ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है कि एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भाग पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है और जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ER का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे हम राइबोसोम की। राइबोसोम के बारे में देखेंगे कि सर्वप्रथम रोबिन्स एवं ब्राउन ने सन 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा GE पोलेड ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था और सन 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण कर दिया था। यह है राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक, यानी कि RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड को ये हम क्या कहेंगे? RNA कहेंगे, नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। याद रखेंगे, यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे नोट के रूप में कि यहाँ से स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे, जो आपके स्तनी होते हैं यानी कि हम लोग मानव, उनके लाल रुधिर कण के अंदर राइबोसोम और अंतःपर्दवी जालिका है वो नहीं पाई जाती है। अंत लाल रुधिर कण के द्वारा प्रोटीन विश्लेषण है वो नहीं होता है। तो याद रखेंगे इस बात को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? अल्टमेन ने की थी। और कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नामकरण दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। किसने दिया था? बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है। कोशिका के अंदर इसकी संख्या है वो आपकी निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे कि काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं और इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। याद रखेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। किसे माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। थोड़ा सा नोट देखेंगे। नोट यहाँ से देखेंगे कि DNA केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। याद रखेंगे कि DNA के अलावा, DNA केंद्र के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपकी हरित लवक में पाई जाती है। ओके, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला आपका है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की जो खोज है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो कि इटली का निवासी था। ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ठीक है, ये पुट्टिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इस प्रकार गोल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे कि कोशिका के प्रबंधक, यहाँ से ये बात याद रखने वाली है कि गोल्जिकाय को हम क्या कहते हैं? अणुओं का, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, ठीक है, या फिर इसे बस कहेंगे। ठीक है, ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। किसका करते हैं? ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो कि राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगली बात करेंगे हम लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या है? इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य है भारी पदार्थों का भक्षण करना एवं पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं या फिर सुसाइड वेसिलस भी कहते हैं। अगली बात करेंगे, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम है वो नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे कि स्तनधारी है उनके लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम है वो आपका नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं लवक की। लवक क्या है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका अवर्णी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा आपका है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरित लवक की। तो हरित लवक क्या होता है कि ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल होता है और इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका है इसकी रसोई कहते हैं। पत्तियों का जो रंग होता है पीला, उनमें किस में होता है? केरोटिन के कारण से होता है। केरोटिन के निर्माण के कारण से इनका रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अवर्णी लवक की। यह रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तने में आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक होता है। तीसरा आपका होता है वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं और ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, वित्ती, बीज आदि के अंदर पाए जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि वर्णी लवक की अन्य उदाहरण आपके पास में है टमाटर। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपेन के कारण से। गाजर का जो पीला रंग होता है वो होता है केरोटिन के कारण से, और चुकंदर का जो एकदम लाल रंग होता है वो होता है विटामिन के कारण से, ठीक है। अगला देखेंगे हम, अगली बात करेंगे रसदानी के बारे में। रसदानी क्या होती है? रसदानी आपकी होती है ये कोशिका की निर्जीव रचना होती है जिसमें इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक एवं बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में प्राय बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी केंद्रक की कि केंद्रक क्या है। केंद्रक आपका क्या है? ये कोशिका का सबसे बड़ा या प्रमुख अंग है, ठीक है। ये कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागीनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है और इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे और मोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं और इन धागों को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी होते हैं, चिंपांजी के अंदर 24 जोड़ी होते हैं और बंदर में आपके 21 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में परस्पर लिपटे महीन और कुंडली सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है और इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। 2 क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशानुगति या वंशानुगति का वाहक कहते हैं। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक संघन गोल रचना दिखाई पड़ती है और इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। और इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है।
डीएनए और आरएनए की संरचना देखते हैं। डीएनए का जो अधिकांश मात्रा है वो केंद्रक में होती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक में भी होती है। डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइप होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइप होते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी कि डीएनए में आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं? फास्फेट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में आपका होता है एक तो शुगर और दूसरा आपका होता है बेस यानी कि क्षार। अब बात करेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार यानी कि बेस, तो डीएनए में उपस्थित क्षार है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है एडेनिन यानी ए से, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। दूसरा आपका होता है ग्वानिन यानी कि जी से। ठीक है, तीसरा आपका होता है थाइमिन यानी कि टी से, और चौथा आपका होता है साइटोसिन यानी कि सी से। डीएनए में अणुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव ही थाइमिन से यानी कि ए और टी के बंध बनता है। ठीक है, और साइटोसिन सदैव ही ग्वानिन से यानी कि जी और सी से। ठीक है, जी और सी के मध्य क्या बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए का टी से, जी का सी से। ठीक है, एडेनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंधे होते हैं। यानी जी और सी के बीच में कितने होते हैं? 3 बंधे होते हैं। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विखंडित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था, और इस काम के लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था डीएनए मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये दिया गया था 1962 के अंदर, और उन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। अब देखते हैं डीएनए के कार्य। यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए काम क्या होता है? आरएनए का काम होता है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, और इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है, और इस प्रकार से एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। बस बाकी सारे 4 वही होते हैं 3, लेकिन एक थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, और कुछ समय के बाद में आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दूसरा आपका है टीआरएनए, इसे हम कहेंगे ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, और जहाँ पर प्रोटीन आपकी बनती है। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तीसरा आपका है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब देखेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर अंतर। तो सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए के अंदर इसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, और इसमें पाया जाएगा ओनली फॉर राइबोसक्रा। इसके अंदर बेस क्षार कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, जबकि इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये था आपका डीएनए और आरएनए के बीच का अंतर। अब अंतर करते हैं पादप और जंतु कोशिका के मध्य। सबसे पहले देखेंगे पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होगा कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति आपकी नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इसमें लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जबकि इसमें लवक है वो आपका नहीं पाया जाएगा। इसमें तारककाय है, ये अनुपस्थित रहता है अभी। ठीक है, लेकिन इसमें तारककाय है वो आपका पाया जाता है। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि इसमें रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि इसका आकार लगभग क्या होता है? वर्ताकार होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाओं ने देखा था। किसने देखा था? विर्चाओं ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला असूत्री, ठीक है, दूसरा समसूत्री, और तीसरा अर्धसूत्री। पहले बात कर लेते हैं असूत्री विभाजन की।
तो इसमें क्या होता है कि यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन के अंदर विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक कौन थे? वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था और उन्होंने सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। याद रखेंगे, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया था? माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका जो विभाजन है वो आपका कौन सी कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण आपका है वो आपका है अंतरावस्था, दूसरा आपका है पूर्वावस्था, तीसरा आपका है मध्यावस्था, चौथा आपका है पश्चावस्था और पांचवा आपका है अंत्यावस्था। ठीक है, इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। याद रखेंगे, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में सबसे छोटी होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था होती है वो सबसे छोटी होती है, केवल 2 और 3 मिनट में समाप्ति हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। फार्मर और म्यूरे ने सन 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमैन ने की थी। किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज है वो सर्वप्रथम बिजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत जो अध्ययन है वो आपका स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। तो याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन है वो आपकी कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है वो आपकी जनन कोशिकाओं में होता है। अगली बात यहाँ से आपके पास में है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के निम्न 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आपका होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा आपका होता है अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले आपकी होती है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरी आपकी होती है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरी आपकी होती है एनाफेज फर्स्ट, चौथी आपकी होती है टोलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है, जबकि जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, जो कि आपकी इस प्रकार से है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ठीक है, इन 5 अवस्थाओं में आपकी जो प्रोफेज है वो आपकी कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे यहाँ से दूसरी आपकी जो अवस्था है वो आपकी है लेप्टोटीन। क्या है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है कि गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं और इन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। क्या होती है? इसके अंदर जो गुणसूत्र है उसकी संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। दूसरी बात है आपकी है जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है? समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं और इसे सेनेसिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सेनेसिप्स कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पेकिटीन की। पेकिटीन में क्या होता है कि प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या फिर क्रोमोनीमेटा में बन जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं और इनमें 2 मात्र और 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र क्रोमेटिड और पितृ क्रोमेटिड एक या फिर ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और ऐसे बिंदु पर मात्र और पितृ क्रोमेटिड है आपस में टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाता है और इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पेकिटीन अवस्था में होता है और इस प्रक्रिया में रोक्यूमेंज एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे हम डिप्लोटिन की। डिप्लोटिन में क्या होता है? डिप्लोटिन में आपका होता है समजात गुणसूत्र है वो अलग होने लगते हैं। डिप्लोटिन में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर एक दूसरे से अक्स क्रॉस के रूप में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? काई एंजाइमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? काई एंजाइमाटा कहते हैं। काई एंजाइमाटा की औसत संख्या बारंबारता, ठीक, संख्या को हम क्या कहते हैं? बारंबारता या बारंबारता कहते हैं। ठीक है, बारंबारता यहाँ पे बारंबारता नहीं है, बारंबारता कहते हैं। काइजमेटा का अंत्यीकरण हो जाता है। काइजमेटा है, इसका क्या होता है? अंत्यीकरण हो जाता है। आगे बात करते हैं डाइकिनेसिस। ठीक है, डाइकिनेसिस की बात करते हैं। डाइकिनेसिस में क्या होता है कि केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ठीक है, केंद्रिक कला और केंद्रिका है वो आपकी लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हम यहाँ से अब देखने वाले हैं। राइट, तो यहाँ से देखेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच का अंतर। सबसे पहली बात, यह विभाजन है वो काय कोशिका में होता है। सबको पता है कि समसूत्री विभाजन है वो काय कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है वो आपकी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, जबकि इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, जबकि इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला आपका है कि संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान और प्रदान नहीं होता है, जबकि इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। इसकी प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है, जबकि इसकी प्रोफेज अवस्था है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब अगला टॉपिक है हमारे पास में जैव विकास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जैव विकास को। जैव विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जैव विकास क्या है। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम जैव विकास कहते हैं। जीव जंतुओं की रचना, कार्किक एवं रासायनिक और भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम और आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित परिणाम प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उन परिणामों के पास में। ठीक है, तो सबसे पहला परिणाम है वो आपका है वर्गीकरण से प्रमाण। ठीक है, वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा आपका है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तीसरा आपका है अवशोषी अंगों से प्रमाण। चौथा आपका है संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। पांचवा पूर्वजता से प्रमाण। छठा तुलनात्मक भौगोलिक से प्रमाण। सातवां भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां तुलनात्मक कार्यात्मक एवं जीव रासायनिक से प्रमाण। आनुवंशिक से प्रमाण। पशुपालन से प्रमाण। रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। और लास्ट का है जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्मकों से प्रमाण। ठीक है, अब देखेंगे कि समजात क्या होते हैं। समजात, ठीक है, तो समजात क्या होते हैं कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके आ सकता है कि समजात अंग कौन कौन से हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देगा कि पक्षी का, एक आदमी का दे देगा। पक्षी के पंख और आदमी के जो पैर है वो एक समजात है। जैसे मान लो यहाँ से हम देखते हैं कि सील के जो फ्लिपर है, चमगादड़ के पंख है, घोड़े की अगली टांग है, बिल्ली का पंजा है और मनुष्य के जो हाथ है वो आपके क्या है, मौलिक रूप से रचना एक जैसे है। और इन सभी में हुमरस, रेडियो अल्ना और कॉर्पस, मेटाकार्पस आदि अस्थियां होती हैं। ठीक है, मतलब दिखने में समान नहीं है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, समान होता है, वो समजात होते हैं। ठीक है, इनका जो भौगोलिकीय विकास भी एक जैसा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। इन सभी का जो काम होता है वो आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखेंगे काम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सील का जो फ्लिपर है तैरने के लिए होता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए होती है, मनुष्य का जो हाथ है वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अब बात करते हैं हम समरूप की। किसकी बात करेंगे, समरूप अंग की बात करेंगे ना, कि आपका समरूप है वो क्या होता है। तो ऐसे अंग, ठीक है, ऐसे अंग
जो समान कार्य के लिए उपार्जित होते हैं, ठीक है। समान कार्य के लिए उपार्जित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली पक्षियों और चमगादड़ के पंख उड़ने के काम करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों की पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा होती है। पक्षियों की पंख की रचना उनकी अग्रपादों परों द्वारा। चमगादड़ के पंख की रचना हाथ के 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच की फैली त्वचा से हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अवशेषी अंगों के बारे में। तो अवशेषी अंगों में क्या होता है कि ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है और अवशेषी अंग कहलाने लगते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कर्णपल्लव, ठीक है। कर्णपल्लव त्वचा पर बाल, जैसे मनुष्य के कर्णपल्लव पर बाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि, ठीक है, ये सारी क्या है, अवशेषी अंग है मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि मनुष्य के अंदर लगभग है वो 100 है वो आपके अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अब देखेंगे सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण। सर्वप्रथम है जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वो आपका साइनोबैक्टीरिया थे, ठीक है। सबसे सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव है वो आपके कौन थे, साइनोबैक्टीरिया थे। कौन थे, साइनोबैक्टीरिया थे, ठीक है। पक्षियों का विकास है वो सरीसृप से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास है वो मत्स्य वर्ग से हुआ है। किससे, जल स्थलचर जीवों का जो विकास है वो मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। स्तनी वर्ग के जंतुओं का जो विकास है वो भी आपका सरीसृप से ही हुआ है। अब बात करेंगे जीवाश्म क्या है, ठीक है। जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों और पादपों के अवशेष हैं जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें लेमार्कवाद था, डार्विनवाद था और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख था। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेमार्कवाद के बारे में। तो लेमार्कवाद आपका क्या था, ठीक है। तो लेमार्कवाद था कि लेमार्क का सिद्धांत है वो 1809 ईस्वी के अंदर उनकी पुस्तक थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था और इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों और उनके अंगों में सतत बड़े होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और इन जीवों के ऊपर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इनके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता और बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है, जबकि कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है और इसे अंगों के कम या फिर अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है और जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ठीक है। तो कहते हैं कि पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, जैसे जैसे वनस्पति ऊपर चलेगी तो जिराफ की गर्दन है वो खाने के लिए वो लंबी हो गई। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे कि उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है वो आपका टोंटोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे कि उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है वो आपका टोंटोलॉजी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं डार्विनवाद की। किसके, डार्विनवाद आपका क्या है कि जैव विकास के संबंध में डार्विन सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। जैव विकास के संबंध में डार्विन है वो आपका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा गया है, ठीक है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। डार्विनवाद ने के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोपति की क्षमता होती है। अंततः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों पर जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है और ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय होते हैं। दो जातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये भिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं।
कुछ भिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक भी होती है। जीवों में भिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में असफल होते हैं। उपयोगी भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय के बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नव डार्विनवाद को। ठीक है, नव डार्विनवाद है आपका क्या कहता है। तो नव डार्विनवाद में कहा गया है कि डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों के द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया था और जिसे नव डार्विनवाद है वो कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है और जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे विविधता। ठीक है, सबसे जो पहला कारक है वो आपका है विविधता। ठीक है, दूसरा आपका कारक है उत्परिवर्तन, तीसरा आपका कारक है प्रकृतिवरण, चौथा आपका कारक है यहाँ से जनन। तो ये 4 कारक हैं, याद रखेंगे, विविधता, उत्परिवर्तन, ठीक है, प्रकृतिवरण और जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियाँ बन जाती हैं और जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद क्या है या क्या सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो ड्यूबरीज, किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूबरीज ने द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। ये 5 तथ्य किस प्रकार से हैं देखते हैं। सबसे पहला तथ्य आपके पास में है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं कर्मिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है और यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा पॉइंट है कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा पॉइंट इसका है सभी जीव और जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। तो ये आपके थे जैव विकास के सिद्धांत थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकी को। तो आप सबको पता होगा कि अनुवांशिकी जिसके पिता मेंडल कहते हैं, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो अनुवांशिकी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारकों के कारणों के अध्ययन को हम अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 तक ने दी थी और इसी कारण उन्हें अनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलते हैं आगे। अनुवांशिकी के संबंध में प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने पहले 1 जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया और जिन्हें क्रमशः एक संकरीय और द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस, ठीक है, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे यानी कि टी और बोने स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस करवाया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अब परिणाम देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ से कि जब मेंडल ने 2 बड़े यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों ही लंबे हैं और 2 बोने यानी कि स्मॉल टी दोनों ही छोटे हैं, जब इनके बीच में आपका संकर हुआ तो क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है कि यहाँ से जब देखो यहाँ से ये टी है और ये भी टी है, ये स्मॉल टी है और ये आपका स्मॉल टी है। पहले ही परिणाम होगा हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे जो परिणाम मिलेगा वो मिलेगा हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा कि इसका इससे तो यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी और यहाँ से इसका इससे तो यह जगह कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि शुद्ध जो लंबे यहाँ से पहली पीढ़ी में क्या होता है कि कोई भी पहली पीढ़ी के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी सभी पौधे हैं वो संकर लंबे होते हैं। अपन पीढ़ी में सभी पौधे हैं वो लंबे होते हैं और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब इसके अंदर दूसरा संकरण कराया जाता है, जब इसके अंदर दूसरा संकरण करवाया गया तो 75% लंबे थे। ठीक है, 75% लंबे थे और 25% है वो शुद्ध बोने थे। ठीक है,
अब चलते हैं आगे द्विसंकरण। ठीक है, द्विसंकरण में क्या हुआ कि द्विसंकरण क्रॉस में क्या हुआ कि इसने मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज एवं हरे और झुर्रीदार बीज के से उत्पन्न पौधों में क्रॉस करवाया और इनमें से गोल और पीले बीज प्रभावी होते हैं। ठीक है, यानी कि गोल और पीले कैपिटल आर और कैपिटल वाई थे और हरे और झुर्रीदार थे वो आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई थे। जब इनके बीच में संकरण करवाया गया तो इनका आपको कुछ नहीं करना, इनको आपको याद रखना है अनुपात। ठीक है, अनुपात याद रखना है। तो इनका F2PD F1PD का तो याद रखेंगे 3:1 था। ठीक है यहाँ से क्या हुआ आपका कि F2PD के अंदर आपका जो जीनोटाइप है फिनोटाइप है वो आपका है 9:3:3:1 और जो जीनोटाइप है वो आपको याद नहीं रखना। यहाँ से ये लंबा काफ़ी सारा, फिर भी आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। अगले बात करते हैं, उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंधी कुछ नियम दिए थे और जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम, इन नियमों में पहला और दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम है वो आपका द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर दिया गया है। तो मेंडल के नियम देखते हैं। सबसे पहले नियम आपका है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनियंस। एक जोड़ा विप्रियासी गुणों वाले शुद्ध पिता और माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। यानी प्रथम पीढ़ी के अंदर सारे ही पौधे क्या होते हैं आपके लंबे होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण वो छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल अप्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी में सारे ही क्या होते हैं आपके लंबे होते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं 75% लंबे होते हैं और 25% आपके क्या होते हैं शुद्ध बोने प्राप्त होते हैं। दूसरा जो नियम है वो आपका है पृथक्करण का नियम। क्या है पृथक्करण का नियम है वो आपका दिया गया यहाँ से कि लक्षण कारकों यानी कि जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुँचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम को हम क्या कहते हैं शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम आपके पास में है स्वतंत्र अपवयन का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित वो नहीं करती है। तो ये थे आपके मेंडल के 3 नियम। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे W वाटसन ने सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। फिनोटाइप जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। इनसे है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं फिनोटाइप या फिर इसे कहते हैं लक्षण अनुपात। ठीक है, जो प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप आपका होता है कि जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है। अब बात करते हैं हम युग्म विकल्पी के बारे में। तो देखेंगे कि युग्म विकल्पी क्या होती है। ठीक है, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहे, एक दूसरे का युग्म विकल्पी या फिर एलील कहते हैं। क्या कहते हैं एलील कहते हैं। दूसरा है यहाँ से आपकी है संलग्नता। संलग्नता क्या होता है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें हम संलग्न जीन कहते हैं। क्या कहते हैं संलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, लिंग सहलगन जीन लिंग सहलगन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में अक्ष गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलगन जीन कहे जाते हैं। वास्तव में अक्ष गुणसूत्र यानी कि जो मादा होती है उसके साथ ही वंशानुगत जीन है वो आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर और मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम जो खोज थी या विस्तृत व्याख्या थी वो आपकी मॉर्गन ने दी थी। किसने दी? मॉर्गन ने दी थी 1910 में। मनुष्य में कई लिंग सहलगन गुण जैसे कि रंग वर्णांधता, ठीक है, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलगन गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। देखो लेके जाती है मादा लेकिन प्रकट होते हैं किसमें? पुरुषों में। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अब देखेंगे यहाँ से कि मानव अनुवांशिकी इसमें देखेंगे क्या है। तो देखेंगे यहाँ से कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र का नामकरण है वो W वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था।
ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण है वो डब्ल्यू वाल्टेर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो इन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस बेंजर के द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई थी और इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई है वो आपकी क्या होती है, सिस्ट्रोन होती है। जीन की कार्य की इकाई है वो आपकी क्या होती है, सिस्ट्रोन होती है, जबकि उत्परिवर्तन इकाई है वो आपकी म्यूटोन होती है। एंड पुनः संयोजन की जो इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, रेकोन होती है। याद रखेंगे, कार्य की इकाई है वो आपकी सिस्ट्रोन होती है, उत्परिवर्तन इकाई म्यूटोन होती है और पुनः संयोजन की इकाई रेकोन होती है। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं या मानव में 20 आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने सन 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ से। आगे देखेंगे यहाँ से कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में देखेंगे लिंग का निर्धारण है वो किस तरीके से होता है। तो देखेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्रजन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, आधे में जिनमें 23 जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22 + X और आधे जिनमें 23 जोड़ी का Y गुणसूत्र आता है यानी कि 22 + Y होता है। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र होता है अर्थात 22 + X तथा 22 + X पाया जाता है, जबकि ठीक है पाया जाता है। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23 जोड़ी X और X होगी, इससे बनने वाली संतान लड़की होगी, जबकि इसके विपरीत किसी अंडाणु में से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो X और Y गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा, संतान लड़का होगा। अंततः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि संतान का निर्धारण है वो किससे होता है। आगे बात करेंगे यहाँ से, परकनली शिशु के मामले में निषेचन है वो परकनली के अंदर ही हो जाता है। परकनली शिशु के मामले में निषेचन है वो परकनली के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो वनस्पति विज्ञान में आपका क्या हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, जो थियोफ्रैक्टस है उसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब देखते हैं पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। देखते हैं, सबसे पहले आपके पास में है पादप जगत, यानी पूरा का पूरा जगत है। इसके अंदर 2 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है अपुष्पोद्भिद, जिसके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते हैं, अपुष्पोद्भिद। ठीक है, अपुष्पोद्भिद जिसके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा आपका है पुष्पोद्भिद जिसके अंदर पुष्प पाए जाते हैं। अपुष्पोद्भिद को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहले आपका है थैलेफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जबकि पुष्पोद पादप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका है नग्न बीजी और दूसरा होता है आपका आवर्त बीजी। ठीक है, ये तो आपका होता है जिनोस्पर्म और ये आपका होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि जो थैलेफाइट है उसके 3 भाग है। थैलेफाइट है, सबसे पहला भाग आपका है शैवाल, दूसरा भाग आपका कवक, तीसरा भाग आपका है जीवाणु। ठीक है, उसी प्रकार से जो आवर्त बीजी है यानी एंजियोस्पर्म है, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एक बीजपत्री जिसमें एक बीज पाया जाता है और दूसरा आपका है द्विबीजपत्री जिसके अंदर 2 बीज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपुष्पोद्भिद पौधों की। ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगेमस के बारे में बात करेंगे तो इस वर्ग के पौधों में पुष्प और बीज है वो नहीं पाए जाते हैं और इन्हें निम्न समूह में बांटा जाता है। सबसे पहला बात आपका है थैलोफाइट। क्या है? थैलोफाइट क्या होते हैं? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। यह है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, याद रखेंगे। ठीक है, इस समूह के पौधे शरीर क्या होता है? सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़ और तना पत्ती आदि विभक्त नहीं होते हैं। इनमें सहवन उत्तक है वो नहीं पाए जाते हैं। ये भी याद रखेंगे, इनके अंदर सहवन उत्तक है यानी कि जाइलम और फ्लोएम है वो आपके नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं शैवाल।
शैवाल के जो अध्ययन है उसको हमने पहले पढ़ा था। शैवालों का जो अध्ययन है वो आपका क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल है वो प्राय क्या होते हैं, पर्णहरित युक्त, सहवन उत्तक रहित और आत्मपोषी होते हैं। क्या होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन है वो खुद ही बनाते हैं। इनका जो शरीर है वो आपका क्या होता है, सुकाय सदृश होता है। इनका जो शरीर है वो आपका सुकाय सदृश होता है। अब बात कर लेते हैं लाभदायक शैवाल कौन कौन से। लाभदायक शैवाल कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन के रूप में पोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नोस्टक आदि ये आपके भोजन के रूप में खाए जाने वाले शैवाल हैं। आयोडीन बनाने के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। ये तीनों ही आयोडीन बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। खाद के रूप में कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नोस्टोक, एनाबिना और कैल्प। ये तीनों ही आपके खाद के रूप में, खाद यानी कि जो पेड़ों के अंदर लगाते हैं उस खाद के रूप में एनाबिना का उपयोग करते हैं। एनाबिना का क्वेश्चन आपका आ चुका है और एनाबिना के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शैवाल है वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, औषधि के रूप में कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरेला से बनती है कौन सी, क्लोरीन। ठीक है, नामक प्रतिजैविक बनती है और लेमिनेरिया से आपकी बनती है टिंचर आयोडीन। याद रखेंगे, लेमिनेरिया से बनती है आपकी टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, इसको आप खास तरीके से याद रखेंगे। अगला आपका यहाँ से है अनुसंधान कार्यों के अंदर क्लोरेला और एसीटेबुलेरिया, बेनोलिया आदि ये अब अनुसंधान कार्य में उपयोग आते हैं। अब बात करते हैं क्लोरेला की। क्लोरेला की है नामक शैवाल जो कि अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। अगर इसको जो वायुयान है इसके केबिन में उगा दिया जाए तो उसको जो अंतरिक्ष यात्री है उसको भोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी और जल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कवकों की। कवकों की बात करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि कवक, इसके अध्ययन को हम कहते हैं कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी। ठीक है, कवक है वो आपके पर्णहरित रहित होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। सकेंद्रीय होते हैं, सहवन उत्तक रहित होते हैं, यानी इसमें भी आपके जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, आपके थैलेफाइट होते हैं। क्या होते हैं, आपके थैलेफाइट होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ से कि कवकों में संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवकों में यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, यहाँ से परफेक्टली क्वेश्चन आने का चांस है कि कवकों में जो संचित भोजन है वो आपका कहाँ से होता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। याद रखेंगे, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जबकि पौधों की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं जिससे अधिक हानि यानी कि रस्ट और स्मट से होती है। ठीक है, पौधों में कवकों के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है। सबसे पहले देखते हैं सरसों का आपका है सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट। ठीक है, और गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी रोग और गन्ने का लाल अपक्षय यानी लाल रस्ट या रेड रस्ट रोग है वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आता है मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान का भूरी अर्ज चित्ती और आलू के पछेरा अंगमारी, पोकरों का डैम्पिंग रोग। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट रोग हैं किसके द्वारा, कवकों के द्वारा उत्पन्न किए गए रोग। ठीक है,